तो भाई कैसे हो। 2 जुलाई 1937 एमिली एरहर्ड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट करने के लिए तैयार थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था पूरी अर्थ का चक्कर लगाना 360 डिग्री, और ये पहली वुमेन होने वाली थी जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाली थी। इससे पहले भी ये काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी थी, जिनमें सबसे फेमस ये था कि ये पहली वुमेन थी जिन्होंने सोलो अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके साथ फ्रेड नूनन थे, जो इनके साथ एज अ नेविगेटर जा रहे थे। इनकी ये जर्नी 29,000 माइल्स की थी, जो इन्होंने 40 दिन में पूरे करने थे, पूरी अर्थ का चक्कर लगाकर। इस पूरे ट्रिप में उनके काफी सारे स्टॉप्स थे रिफ्यूलिंग के। इनका प्लेन था ट्विन इंजन लॉकहीड 10 इलेक्ट्रा। ये एक हाई परफॉर्मेंस प्लेन था, और इसकी खास बात यह थी कि यह 1000 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकता था, जबकि उस टाइम पर नॉर्मली प्लेन 200 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकते थे। उनकी ये जर्नी शुरू होनी थी कैलिफोर्निया यूएस से। इसके बाद इन्होंने क्रॉस करना था अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, फिर एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इन्होंने पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करना था। उसके बाद दोबारा कैलिफोर्निया आकर अपना ट्रिप खत्म करना था। लेकिन आपको ये बता दूं कि पैसिफिक ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है। ये तकरीबन 30% एरिया कवर करते हैं हमारी अर्थ का। अगर हम अर्थ पर सारे कॉन्टिनेंट्स के लैंड मिला दें तब भी पैसिफिक ओशियन बड़ा होगा। इसकी विड्थ इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर 5 मून इजीली फिट हो सकते हैं। इस ओशियन में कुछ जगहें इतनी ज्यादा आइसोलेट हैं कि लिटरली अर्थ पर रहते हुए भी सबसे करीब इंसान एस्ट्रोनॉट होगा स्पेस स्टेशन में। ये इतना बड़ा और आइसोलेट ओशियन है, और एमिली ने इसको भी अपने ट्रिप में क्रॉस करना था। खैर, एमिली 1 जून 1937 को कैलिफोर्निया से अपनी जर्नी शुरू करती है। बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से वो पहले अमेरिका को क्रॉस करती है, उसके बाद अफ्रीका को, फिर यूरोप को और एशिया को भी क्रॉस कर लेती है। और अब वो पहुंच गई थी न्यू जीनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड है। इनके ट्रिप का 1/3 एरिया तो सारा कवर हो गया था। अब इनके सामने था पैसिफिक ओशियन, जिनको इन्होंने क्रॉस करना था। पैसिफिक ओशियन के बीच में इनके 2 स्टॉप से रिफ्यूलिंग के लिए। पहला हाउलैंड आइलैंड था, जो कि 2500 माइल्स दूर था, और दूसरा हवाई। इसके बाद इन्होंने कैलिफोर्निया जाना था, और वहां पर इनकी जर्नी खत्म होनी थी। 2 जुलाई 1937 को ये अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। न्यू जीनी से ये डिपार्ट होते हैं और फिर पैसिफिक ओशियन पर से उड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज याद रखना कि ये मिड 90s का पीरियड था। उस टाइम कोई मॉडर्न नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं हुआ करते थे। इवन उस टाइम जीपीएस भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हाउलैंड आइलैंड को ढूंढने का तरीका था नूनन के सेलेस्टियल नेविगेशन नॉलेज से, और एक यूएस कोस्ट गार्ड की शिप भी हाउलैंड आइलैंड के पास थी, जिसने एमिली को गाइड करना था हाउलैंड आइलैंड की लोकेशन के बारे में। जब इन्होंने उस शिप के करीब आना था तब इनके कम्युनिकेशन का तरीका था रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्लेन के अंदर लगी हुई थी ना, वो इनकम्पैटिबल थी यूएस कोस्ट गार्ड की शिप से। मतलब इनका 2-वे कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं था, और रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग तो इम्पॉसिबल थी। तो एमिली को कुछ भी नहीं पता था कि हाउलैंड आइलैंड किधर है। बस वो ब्लाइंडली प्लेन को पैसिफिक ओशियन पर उड़ा रहे थे। 20 घंटे गुजर जाते हैं अपनी फ्लाइट में। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं शिप को, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एमिली भी उस टाइम पर रियलाइज कर लेती है कि वो गुम हो गए हैं। नूनन जो एमिली के साथ था वो एक्सपर्ट था नेविगेशन का, और उसको पता था कि हाउलैंड आइलैंड करीब ही है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बादलों के बीच में आइलैंड को स्पॉट करना तो इम्पॉसिबल था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। बस हमें यहीं तक ही पता है एमिली, नूनन और उनके प्लेन के बारे में, और ये सवाल कई जनरेशन्स तक चलता रहा कि आखिर इसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। सभी ये बिलीव करते थे कि अब क्योंकि एमिली और नूनन बच्चे तो नहीं थे, उनको पता था कि भाई हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है, और नेविगेशन का भी उनके कोई डायरेक्शन नहीं पता था। तो उन लोगों ने जरूर प्लान बी को चूज किया होगा हाउलैंड आइलैंड के बजाय। उनके इस प्लान बी के लिए काफी सारी थ्योरीज दी गई, जिनमें से ये 3 फेमस हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि उनको पता था कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है और आइलैंड उनको मिल नहीं रहा, तो उन्होंने प्लेन को मोड़ लिया जापानीज ऑक्युपाइड मार्शल आइलैंड्स पर, और वो उस आइलैंड पे लैंड कर गए होंगे। अब क्योंकि जापानीज उस टाइम वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से लड़ रहे थे, तो एमिली और नूनन को उन्होंने स्पाई समझ के जेल में डाल दिया होगा और उनको मार दिया होगा। लेकिन ये चीज हजम नहीं होती। इसके अलावा इवन मार्शल आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों ने भी यही बताया था कि उन दिनों उन्होंने किसी प्लेन क्रैश को वहां पे
देखा था। इसके बावजूद उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, इस बेस पर कि हाउलैंड आइलैंड और मार्शल आइलैंड के दरमियान 1000 माइल का डिस्टेंस है ओपन ओशियन का, और प्लेन की लास्ट नोन लोकेशन से मार्शल आइलैंड तक पहुंचने में 10 घंटे लगने थे। और ये सफर कंप्लीट करना एमिली के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके पास पहले ही फ्यूल की कमी थी इतना लंबा सफर तय करने के लिए। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि वो मार्शल आइलैंड के बजाय साउथ की तरफ गार्डनर आइलैंड पर पहुंच गए थे। इस थ्योरी के मुताबिक एमिली और नूनन इस आइलैंड पर सेफली लैंड कर गए थे, और वो लोग इस आइलैंड पर सरवाइव कर रहे होंगे, क्योंकि उनके प्लेन का लास्ट रेडियो सिग्नल भी उसी आइलैंड के पास से ही मिला था। और ये वाली थ्योरी को सबने कंसीडर किया। इवन यूएस नेवी ने अपने प्लेन्स भी भेजे उस आइलैंड पर चेक करने के लिए कि वाकई वो उस आइलैंड पर आए भी हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर कोई प्लेन नहीं मिला। पर उनको रीसेंट हैबिटेशन के साइन जरूर मिले थे कि कोई ना कोई इस आइलैंड पर आया जरूर है, क्योंकि उस टाइम पर उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता था। फिर यूएस नेवी ने अपनी सर्च कहीं और शुरू कर दी थी। काफी अरसे तक उस आइलैंड के करीब वाले एरिया में पानी के अंदर एक्सपेडिशंस हुई। इवन रॉबर्ट बेलर्ड, जिन्होंने टाइटैनिक के व्रेक को ढूंढा था, उन्होंने भी इस प्लेन को पानी में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी नहीं मिला। और ये गार्डनर आइलैंड वाली थ्योरी भी डिस्कार्ड हो जाती है। अब ना तो जापानीज के पकड़ने वाली थ्योरी और गार्डनर आइलैंड वाली थ्योरी कंपेटेबल थी इस केस के साथ। अब सबसे सिंपल और आसान थ्योरी बच गई थी, क्रैश एंड सिंक थ्योरी, जिसमें किसी को ना दिमाग से सोचने की जरूरत है और ना ही पॉसिबिलिटीज के आगे उनके साथ क्या हुआ होगा। बस सीधा प्लेन फ्यूल खत्म होने की वजह से पानी में क्रैश हो गया और फिर डूब गया। जाहिर है इस थ्योरी का भी कोई एविडेंस तो नहीं है कि यही हुआ होगा, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है ये थ्योरी, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खैर एमिली और नूनन को ही पता होगा उनके साथ क्या हुआ था, बाकी लोगों के लिए ये केस एक मिस्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।